हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड CSIR नेट 2026 की जो एग्ज़ाम फील की डेट है वो अब क्लोज हो चुकी है। तो आई होप कि नेक्स्ट 30 या 35 डेज़ में हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यानी मोलिकुलर बायोलॉजी को कंप्लीट करवा देंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो के साथ। ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका चेक करने के लिए कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी भी अच्छा है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फोटो प्रोटेक्शन। तो इसमें से कौन सा फोटो प्रोटेक्शन प्लांट्स को नहीं देता है। तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है ये आप सभी को पता होना चाहिए। लाइट ब्रेकडाउन है, ये इजी वे में आप देख सकते हैं कि ये फोटो प्रोटेक्शन नहीं देता है। बाकी जबकि जो थर्मल डिसिपेशन है यानी एनर्जी रिलीज आउट होना, ज़ियांथिन फॉर्मेशन यानी जो कैरोटिनॉइड होते हैं वो पिगमेंटेशन आदि फॉलो होना, और थर्मल डिसिपेशन जैसे ये प्लांट एब्जॉर्ब सम एनर्जी और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको थर्मल डिसिपेट बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है स्टैक्ड रीजन और अनस्टैक्ड रीजन को। तो अनस्टैक्ड रीजन यानी जो आपका ग्रैना होता है उसके जो साइड साइड में जो रीजन है अनस्टैक्ड यानी आउटर रीजन। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 होता है हमारा, उसके अलावा एटीपी सिंथेटाइज होता है। तो ये दो एंजाइम यहाँ पे होते हैं। जबकि जो स्टैक्ड रीजन है हमारा यानी सेंटर में स्टैक्ड रीजन, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 होता है, पी एस टू एंड जो साइटोक्रोम B66 साइटोक्रोम B6F होता है, ये बोथ होता है स्टैक्ड और अनस्टैक्ड रीजन में। तो ये दो क्वेश्चन मैंने डाले थे प्लांट फिजियो के। अब बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को लेकर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है टीआरएनए के स्ट्रक्चर को लेके। तो जो डीआर में है वो होता है डाई हाइड्रो यूरिडीन, जो T5C होता है वो सीडो हाइड्रो यूरिडीन। एंटीकोडोन जो आर्म होता है वो होता है 5 बेस स्टेम का, और जो एक्सेप्टर आर्म होता है वो होता है 7 बेस स्टेम का। यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। जो एंटीकोडोन आर्म होता है वहाँ पे mRNA बाइंड करता है हमारा mRNA, और जो एक्सेप्टर आर्म होता है वहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी यानी वहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक या कैटालाइटिक एक्टिविटी हो, वो दोनों एक्सेप्टर आर्म पे होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है इलैंगेशन को लेकर। तो जब अमीनो एसिड टीआरएनए होता है वो राइबोसोम पे एलोंगेट होता है, तो इनमें से कौन से फैक्टर के द्वारा होता है, तो वो होता है EFTU के द्वारा। तो इलोंगेशन फैक्टर TU, यहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं जो A B C ऑप्शन है। जो इलोंगेशन फैक्टर G है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, जबकि जो TS फैक्टर है वो TU फैक्टर की हेल्प करता है GDP टू GTP फॉर्मेशन में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा एलोंगेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है कि जब अमीनो असाइल सिंथेटेज यानी टीआरएनए की सिंथेसिस होती है तो उसमें अगर ग्लूटामीन जो इंजाइम है उसको इनक्यूबेट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। इसमें बताया है कि जो अमीनो RNA टीआरएनए सिंथेटेज है वो चार्ज कर देगा ग्लूटामेट को, और जो सेकंड एंजाइम है वो चार्ज कर देगा ग्लूटामीन को। तो मतलब इसमें सिंपल चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये क्वेश्चन है इनिशिएशन को लेकर। तो इन प्रोकैरियोट आपको पता होगा इनिशिएशन होती है फॉर्माइल मैट के द्वारा। तो इसमें पूछा गया है कि अगर फॉर्माइल मैट हो जाए तो उसको रिमूव हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि डीफॉर्माइलेज रिमूव कर देगा फॉर्माइल ग्रुप को टर्मिनल मिथ्योनिन से। ये भी सही है। और आपको सभी को पता होगा जो अमीनो पेप्टिडेज होता है वो रिमूव करता है अमीनो टर्मिनल को। तो इसका 5 ऑप्शन भी करेक्ट है। और इसका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है कि, तो मेनली हमें 2 और 5 दिया है, कहीं 2 और 5 नहीं है, तो इसका 2 और 4 है आंसर। यानी जो अमीनो पेप्टिडेज होगा वो अमीनो टर्मिनल को रिमूव करता है मिथ्योनिन के। तो 4 ऑप्शन करेक्ट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है कि अगर किसी mRNA को न्यूक्लियस से बाहर जाना हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको स्प्लाइस्ड होना चाहिए, उसकी पॉली एडिनाइलेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, और जो कैप उसके साथ बाइंड हो गई होनी चाहिए, यानी कैपिंग भी उसकी हो जानी चाहिए। तो स्प्लाइस होना चाहिए, पॉली एडिनाइलेशन होनी चाहिए और कैपिंग हो जानी चाहिए, तभी वो न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है रैक्ट को लेकर। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो रैक्ट होता है वो क्या होता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि टर्मिनेशन जो होता है वो कोड ट्रांसक्रिप्शन होता है पॉली एडिनाइलेशन साइट पे, तो एकदम सही है। अब दूसरा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन 2 ऑन द आरएनए पॉलीमरेज 2 सीटीडी इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट। तो जो सीटीडी होता है वो भी रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प करता है। पॉली एडिनाइलेशन रिक्वायर्स बोथ क्लीवेज एट द पॉली एडिनाइलेशन साइट एंड एडिशन ऑफ पॉली एडिनाइलेशन ए, तो ये भी सही है। जबकि जो डी ऑप्शन है वो एकदम गलत लग रहा है। जो एग्जाम 2 इज अ न्यूक्लियस दैट डिग्रेड द क्लीवेज आरएनए टू न्यूक्लियस आरएनए पॉलीमरेज 2 फ्रॉम द टेम्परेट, तो इसका डी ऑप्शन सही है, सी गलत है कि जो पॉलीडाइनेशन होता है वो क्लीवेज रिक्वायर्ड करता है बोथ द एंड्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि अगर आपका मैचुरेशन हो रहा है और 2,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा कि जो 2,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो बनता है स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड रिमूवल ऑफ इंट्रिंसिक सीक्वेंस के साथ। तो इसमें पूछा है कि जो 2,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो मैचुरेशन ऑफ आरएनए फॉर्मेशन के टाइम क्यों बनता है। तो ये बनता है स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड रिमूवल ऑफ इंट्रोनिक सीक्वेंस, तो इसका पी ऑप्शन करेक्ट है। सो ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है कैपिंग को लेकर कि यूकैरियोटिक में कैपिंग होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जब कैपिंग होती है वो क्यों होती है, डिग्रेडेशन को बचाने के लिए। तो ए ऑप्शन इसमें सही है कि वो mRNA की डिग्रेडेशन से हेल्प करती है, वो सी टर्मिनल को बाइंड करती है ताकि कन्फर्मेशन चेंज आ जाए और रिक्रूटमेंट हो जाए mRNA की, और उसके बाद कैपिंग 5-5 टाइप फॉस्फेट बॉन्ड बनाती है जो आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा अल्फा ब्रिज बनता है इन कैपिंग में। तो पी क्यू एंड एस सही है, इसमें ओनली क्यू गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एसएनआरपी सीक्वेंस होती है, आरपी सीक्वेंस होती है, वो जब तक अगर आपके mRNA से लगी हो तो वो सीक्वेंस आपका न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता। तो इसको हटाने के लिए अगर आपको कोई भी mRNA न्यूक्लियस से बाहर भेजना है तो आपको इसका एसएनआरपी सीक्वेंस हटाना होगा, और ये एक्सपोर्ट तभी हो सकेगा जब इसका सीक्वेंस हटेगा। सो क्यू एंड एस ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि इनमें से बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। तो इसमें अगर आपको पता होगा कि जो टर्मिनेशन होती है वो रो प्रोटीन के द्वारा होती है, सही है। इसमें इन्वर्टेड रिपीट टी रिच नॉन टेम्पलेट स्टैंड बनता है इंटेंसिंग टर्मिनेटर को लेकर, ये भी सही है। इसमें रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में इन्वर्टेड रिपीटेड एलिमेंट्स बनते हैं। तो जो इन्वर्टेड रिपीटेड एलिमेंट्स बनते हैं वो रो इंडिपेंडेंट में बनते हैं, मतलब जो हेयर पिन लूप होते हैं आपने सुना होगा। तो इसमें ए बी सी ऑप्शन सही है, जो डी है वो गलत है। इसमें बताया कि नस ए इज नेसेसरी फॉर इंटेंसिंग ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, जबकि ये रो इंडिपेंडेंट में जब आपका mRNA निकलता है राइबोसोम से तो यहाँ पे नस ए सीक्वेंस लगता है, तो इसका डी ऑप्शन गलत है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।